राज्यसभा में कोरोना वायरस के हालात पर चर्चा के दौरान उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल दोनों का भोंपू यानी संजय राउत और संजय सिंह बजने लगा तो बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने ऐसा जवाब दिया कि इनकी बोलती बंद हो गई। विपक्षी सांसदों ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि महामारी से निपटने की व्यवस्था ठीक नहीं की गई। आम आदमी पार्टी और शिवसेना समेत कई दलों ने सत्ताधारी बीजेपी के नेताओं की तरफ से आए कोरोना से बचने के उपायों पर भी तंज कसा। भाभी जी के पापड़, ताली और थाली बजाने जैसी बातों पर सरकार को घेरा गया। जवाब में बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने चरखे और स्वाधीनता संग्राम का उदाहरण देकर काउंटर किया। शिवसेना के संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार की सराहना करते हुए सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, मैं उन सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में इतने सारे लोग कोरोना से कैसे ठीक हुए? क्या लोग भाभी जी के पापड़ खाकर ठीक हो गए क्या? इसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष ने ताली थाली बजाने में सरकार का सहयोग नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं कि एक भी ऐसी रिसर्च बता दीजिए जिसमें ताली थाली बजाने से कोरोना ठीक हुआ हो, तो मैं भी ताली थाली बजाने को तैयार हूं। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने अपनी बारी आने पर विपक्षी सांसदों को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि क्या सामाजिक मनोविज्ञान और राजनीतिक मनोविज्ञान को हम नहीं समझते? जो लोग ये कह रहे हैं कि वो इतिहास भूल गए, क्या चरखा चलाने से अंग्रेज भाग जाने वाला था? नहीं, चरखा एक प्रतीक था जो महात्मा गांधी जी ने चुना। त्रिवेदी के इतना बोलते ही विपक्षी सांसद शोर मचाने लगे। तब चेयरमैन ने कहा कि त्रिवेदी जी की बात के अलावा और कुछ रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। त्रिवेदी ने आगे कहा, महात्मा गांधी जी ने चरखे को एक प्रतीक बनाया। वह प्रतीक बना संपूर्ण भारतीय जनमानस की भावनाओं का केंद्र बिंदु, और वहां से ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने का संकल्प उठा। और उसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस दिए को एक प्रतीक बनाया जिसमें संपूर्ण राष्ट्र की चेतना समावित रूप से आकर इस लड़ाई से लड़ने के लिए आगे खड़ी हुई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि संकल्प के मनोविज्ञान को समझने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं। कोविड-19 के मामले में महाराष्ट्र ने भारत के सभी राज्यों को ही नहीं बल्कि कई देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार का बचाव करते हुए बताया कि प्रदेश में कोरोना से रिकवरी करने वालों की संख्या बढ़ी है। राउत ने धारावी का हवाला देते हुए कहा कि वह ये तथ्य इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बीते दिनों सदन में सांसदों ने महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की थी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बताया कि उनकी मां और भाई भी कोरोना से संक्रमित पाए गए। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में कोरोना से बहुत सारे लोग रिकवर कर रहे हैं। इसके अलावा आज धारावी में स्थिति काफी नियंत्रण में है। WHO ने भी इस मामले में BMC की तारीफ की है। राउत ने इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के भाभी जी के पापड़ पर भी तंज कसा। राउत ने कहा, मैं सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि इतने सारे लोग आखिर कोरोना से रिकवर कैसे हुए? क्या ये लोग भाभी जी के पापड़ खाकर ठीक हो गए? उन्होंने कहा कि ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है बल्कि ये लोगों की जिंदगी बचाने की लड़ाई है। गौरतलब है कि राउत कोरोना वायरस के मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के बयान पर बहस के दौरान बोल रहे थे। कंगना संकट में घिरी उद्धव सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उद्धव ठाकरे सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया। माना जा रहा है कि बीजेपी के इस दांव से उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राज्य में बड़े पैमाने पर मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं का आरोप लगाते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे के नेतृत्व में महाराष्ट्र के राज्यसभा सदस्यों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस HL दत्तू के सामने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी के सांसदों ने अपने पत्र में करीब 8 ऐसी घटनाओं का हवाला दिया जिसमें मानवाधिकार का सीधे तौर पर उल्लंघन हुआ। राज्यसभा सदस्य विनय सहस्त्रबुद्धे के नेतृत्व में राज्यसभा सांसद भागवत कराड़ और डॉक्टर विकास महात्मे ने आयोग से कहा कि राज्य में दिसंबर 2019 के बाद से मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं बढ़ी हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखने वालों पर अत्याचार किया जाता है। 23 दिसंबर 2019 को हीरामन तिवारी नामक एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर कमेंट किया तो सत्ताधारी शिवसेना के नेताओं ने हमला करते हुए बाल ही मुड़वा दिए।
बीजेपी सांसदों ने बीते 16 अप्रैल को महाराष्ट्र के पालघर में हुई 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की मॉब लिंचिंग का मामला भी उठाया। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार में मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सभी मामलों को संज्ञान में लेते हुए जांच करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राहुल गांधी की तरह ममता बनर्जी के सॉफ्ट हिंदुत्व के प्रयोग तो पहले भी देखने को मिलते रहे हैं। अब तो उनका ब्राह्मण प्रेम भी सामने आ चुका है। सवाल यह है कि ममता बनर्जी का ये ब्राह्मण प्रेम क्या कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट की वजह से देखने को मिल रहा है? सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी के ब्राह्मण प्रेम में रिया चक्रवर्ती की कितनी भूमिका है? पश्चिम बंगाल की कमान मिलते ही सबसे पहले अधीर रंजन चौधरी ने रिया चक्रवर्ती को बंगाली ब्राह्मण बताते हुए उनके इंसाफ के हक के बहाने सपोर्ट किया था और उससे साफ संकेत मिला था कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल चुनाव में रिया चक्रवर्ती को वैसे ही चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में है जैसे बिहार चुनाव में तकरीबन सभी राजनीतिक दल सुशांत सिंह राजपूत केस को चुनावी मुद्दा बनाने पर आम सहमति दिखा रहे हैं। 2011 में सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी ने इमामों के लिए मासिक भत्ते का ऐलान किया था। तभी से ये पश्चिम बंगाल के वक्फ स्टेट बोर्ड की तरफ से इमाम और मुअज्जिनों को मिलता आया है। वक्फ स्टेट बोर्ड को इसके लिए ममता बनर्जी सरकार की तरफ से फंड मिलता है। इमामों को मासिक भत्ता दिए जाने को लेकर तब भी ममता बनर्जी को आलोचना का शिकार होना पड़ा था और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उसी बात को आगे बढ़ाते हुए ममता बनर्जी पर हमला बोला था। ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी भी कांग्रेस नेतृत्व की तरह बीजेपी के इस पैंतरे से परेशान हैं। सोनिया गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बीजेपी ने कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी के तौर पर प्रचारित कर दिया और लोग मानने लगे। चुनावों के दौरान राहुल गांधी को धार्मिक वस्त्रों में श्रद्धा भाव से मंदिरों और मठों में जाते देखे जाने की यही वजह होती है। कांग्रेस के इस राजनीतिक भाव को सॉफ्ट हिंदुत्व के तौर पर देखा जाता रहा है। अधीर रंजन चौधरी को सोनिया गांधी के पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ये तो साफ हो चुका है कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में कोई चुनावी तालमेल नहीं होने जा रहा है। लेकिन ये भी लगता है कि ममता बनर्जी कांग्रेस और बीजेपी के चुनावी रणनीतियों के मुकाबले के लिए ऐसे ही चुनावी दांव आजमाती रहेंगी। ममता बनर्जी की सरकार ने कोलाघाट में सनातन हिंदू धर्म का तीर्थ स्थान बनवाने के लिए ब्राह्मणों को मुफ्त में जमीन देने का फैसला किया और उनके हर महीने 1000 बतौर भत्ता दिए जाने की घोषणा की। ममता बनर्जी को मालूम है कि उनके फैसले पर वैसे ही सवाल उठेंगे जैसे इमामों को लेकर उठे थे, इसलिए पहले ही बोल देती हैं, आप इसे अन्यथा मत लीजिए। करीब 8000 गरीब ब्राह्मणों ने मुझसे निवेदन किया था, हमने आपको 1000 रुपए का मासिक भत्ता और बांग्ला आवास योजना के तहत घर बनवाने का फैसला किया है। 8000 ब्राह्मणों को ये भत्ता दुर्गा पूजा के मौके पर अक्टूबर-नवंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। ब्राह्मण पॉलिटिक्स की पैमाइश तो अब लगता है 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ही हो जाएगी। 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में यूपी में विकास दुबे के बहाने अखिलेश यादव और मायावती ब्राह्मणों पर दरियादिली दिखाने लगे हैं, तो पश्चिम बंगाल में भी ऐसी ही सियासी कवायद शुरू हो चुकी है। और हैरानी की बात यह है कि ये सब रिया चक्रवर्ती के बहाने हो रही है। एक खास बात यह भी है, कांग्रेस ने यूपी के अपने ब्राह्मण चेहरे जितिन प्रसाद को पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया है। कितने ताज्जुब की बात है कि एक राज्य में ब्राह्मण राजनीति की वजह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके खिलाफ 60 से भी ज्यादा मामले दर्ज थे और वो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, और दूसरे राज्य में एक एक्टर है जिसे ड्रग केस में जेल भेजा गया है और वो चर्चित सुशांत सिंह राजपूत केस की मुख्य आरोपी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनातनी के बीच कांग्रेस और वामपंथी मीडिया चीनी एजेंडे के तहत सरकार को बदनाम करने में जुटे हैं। इसके लिए वे झूठी खबरों को आधार बनाकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। हालात ये है कि हर रोज राहुल गांधी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए झूठे ट्वीट्स करते हैं। राहुल गांधी के बयानों से उनके और चीन के बीच मिलीभगत के बीजेपी के दावों की पुष्टि हो रही है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और कहा कि आप
कॉनोलॉजी समझिए। पीएम बोले कि कोई सीमा में नहीं घुसा, फिर चीन स्थित बैंक से भारी कर्जा लिया, फिर रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन ने देश में अतिक्रमण किया, अब गृह राज्य मंत्री ने कहा कि अतिक्रमण नहीं हुआ। मोदी सरकार भारतीय सेना के साथ है या चीन के साथ, इतना डर किस बात का? पहले द टेलीग्राफ में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि भारत ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किए गए उपायों का समर्थन करने के लिए $750+ मिलियन के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। रिपोर्ट में कहा गया है कि LAC पर जारी गतिरोध के बीच भारत ने बैंक से $1,350 मिलियन के 2 ऋण लिए, जिसमें बीजिंग बहुसंख्यक शेयरधारक हैं। लेख में कहा गया कि 8 मई को ऐसे समय में जब पूर्वी लद्दाख में कई बिंदुओं पर चीनी घुसपैठ की पहली रिपोर्ट आनी शुरू हो गई थी, भारत सरकार द्वारा काफी हद तक इसे नजरअंदाज कर दिया गया था। भारत सरकार ने महामारी से लड़ने के लिए AIIB से $500 मिलियन का अन्य ऋण लिया था। ये लेख भारत सरकार द्वारा सीमा पर तनाव के मद्देनजर चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने की नीति पर सवाल उठाता है। साथ ही बीजिंग से ऋण देने की बात पर भी जोर देता है। हैरानी की बात है कि राहुल गांधी और द टेलीग्राफ ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को चीनी बैंक करार दिया। साथ ही झूठ फैलाने और लोगों को गुमराह करने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये बैंक चीन से बाहर है, एक बहुपक्षीय संस्था है जिसमें 100 से अधिक सदस्य हैं। बता दें कि जून 2018 में AIIB की तीसरी वार्षिक बैठक भारत के मुंबई में हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अपने लोगों के बेहतर भविष्य की कामना के साथ एशियाई देशों के संयुक्त प्रयास से जनवरी में AIIB ने वित्तीय कामकाज शुरू किया। भारत और AIIB आर्थिक विकास को अधिक सतत और समावेशी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत में आधारभूत ढांचा विकास फंड के लिए निजी सार्वजनिक भागीदारी और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का सहारा भी है। इनका उद्देश्य बुनियादी ढांचा विकास के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से निवेश जुटाना है। इस बैंक की स्थापना एशिया और इससे आगे के क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक परिणामों में सुधार के उद्देश्य से की गई थी। बैंक का संचालन जनवरी 2016 से शुरू हुआ। इसके 103 से अधिक सदस्य हैं। हालांकि चीन 26.61% वोटिंग शेयर्स के साथ बैंक का बड़ा शेयर होल्डर है, लेकिन भारत 7.6% वोटिंग शेयर के साथ दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। पीएम मोदी से सपनों में भी डरने वाली कांग्रेस ने उनके विरोध की सारी सीमाएं लांघ दी। चुनाव दर चुनाव बीजेपी से मात खाकर बौखलाई गांधी वाड्रा कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पीएम मोदी का अपमान करने के लिए उनके जन्मदिन को ही चुन लिया। जन्मदिन के अवसर पर सब बधाई देते हैं, लेकिन कांग्रेस किस हद तक नीचे गिर सकती है, उसका ताजा और सबसे बड़ा उदाहरण सुरजेवाला द्वारा की गई टिप्पणी है, जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर वो भी उनके जन्मदिन के अवसर पर की। पीएम मोदी पर की गई इस अपमानजनक टिप्पणी पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी का जन्मदिन है, पूरे देश और दुनिया से पीएम मोदी को बधाई संदेश मिल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने आज के दिन एक बार फिर से पीएम मोदी का अपमान किया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने की सारी हदों को पार करते हुए सरकार चलाने के लिए पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है। रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी की तुलना बंदर से की है। सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, अब की बार बंदर के हाथ में उस्तरा सरकार। सुरजेवाला ने कहा कि किसान की आय दोगुनी होने के बारे में पता नहीं, किसान की आय कब तक दोगुनी होगी पता नहीं, कोरोना से कृषक आय पर क्या असर पता नहीं, कितने प्रवासी मजदूर मरे पता नहीं। ये हैं मोदी सरकार के संसद में जवाब। इसलिए तो देश कैसे चलाते हैं इन्हें पता नहीं। अब की बार बंदर के हाथ में उस्तरा सरकार। ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस द्वारा पीएम मोदी का अपमान इस तरह से किया गया हो। कांग्रेस के नेता अर्जुन मोढवाडिया ने भी इससे पहले पीएम मोदी की तुलना बंदर से की थी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रणदीप सुरजेवाला के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस दिवालिया राजनीतिक दल है। जनता ने भी इसको दिवालिया पार्टी घोषित कर दिया है। बुद्धि से भी नेतृत्व से भी पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी है कांग्रेस।
कांग्रेस का सांस्कृतिक परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के पास नरेंद्र मोदी के खिलाफ और सरकार के खिलाफ कोई अवसर नहीं होता है, इसलिए वह राजनीति को हल्का करते हैं। उन्होंने कहा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूं, वह भी सरकार में लंबे वक्त तक रहे, उनकी पार्टी ने बेरोजगारों के लिए क्या किया? 6 साल में रोजगार के जितने अवसर मोदी जी की सरकार में सृजित हुए हैं, वह किसी भी सरकार में नहीं हुए। सुरजेवाला का खुद का आधार तो हरियाणा में है नहीं, इसलिए वह इस तरह के हल्के बयान दे रहे हैं। मैं उनके बयान की निंदा करता हूं। 1 साल में लगातार 2 चुनाव हारने वाले सुरजेवाला को कांग्रेस में राहुल गांधी का भोंपू माना जाता है। गांधी खुद भी पीएम मोदी के बारे में 1-2 नहीं कई बार अपमानजनक टिप्पणियां कर चुके हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को कोई डिप्रेशन में बताता है, तो कोई उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर का मरीज बताता है, तो कोई उन्हें पैसों की किल्लत से जूझने वाला व्यक्ति। लेकिन वास्तव में सुशांत सिंह राजपूत इनमें से किसी भी तरह के व्यक्ति नहीं थे। वे बाकायदा फोकस्ड और पॉजिटिव सोच वाले इंसान थे और हमेशा खुद को मोटिवेट करने की कोशिश किया करते थे। असल में इन बातों का पता सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के पन्नों से चला, जो उनके फार्म हाउस में पाई गई। ये सुशांत के नोट्स को देखकर समझ आता है कि एक्टर खुद को हर स्थिति में मजबूत कैसे रखते थे। सुशांत को किताबों का काफी शौक था। उन्हें जो कुछ भी अच्छा लगता वे उसे हमेशा लिख लिया करते थे। नोट्स को देखकर भी समझ आता है कि सुशांत सिंह राजपूत को संत कबीर के दोहे खास पसंद थे। वे उनकी सोच से प्रभावित थे। एक्टर ने उन नोट्स में कबीर का एक दोहा लिखा। दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। अब सुशांत का इन दोहों को लिखना ही बता रहा है वे काफी पॉजिटिव माइंड फ्रेम के व्यक्ति थे। वे न सिर्फ गहरी चीजें पढ़ रहे थे, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश भी कर रहे थे। एक्टर ने कबीर के दोहे के अलावा मोमिन के शेर भी उन नोट्स में लिखे हैं। शेर कुछ इस प्रकार है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इन सब के अलावा सुशांत को क्वांटम फिजिक्स में खासी दिलचस्पी थी। वे हर उस बारे में काफी पढ़ा लिखा करते थे। नोट्स में लिखा है, वास्तविकता का तब तक कोई महत्व नहीं जब तक आप उसे नापने की कोशिश न करें। ऐसी कोई जरूरी बातें सुशांत ने अपने नोट्स के जरिए बयां की हैं। इन नोट्स को पढ़ने के बाद तो कोई नहीं कह सकता कि सुशांत किसी बात से परेशान थे। उल्टा वे तो काफी खुश और फोकस्ड नजर आ रहे हैं। नोट्स की माने तो उस समय सुशांत केदारनाथ फिल्म की तैयारी कर रहे थे और एक्ट्रेस कृति सेनन संग अपनी बॉन्डिंग एंजॉय कर रहे थे। यहां तक कि सुशांत सिगरेट भी छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।